तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी का मतलब है कि एजेंट की अथॉरिटी कितनी है, प्रिंसिपल उस अथॉरिटी से कितना बाउंड है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट का मतलब है उसकी कैपेसिटी कि वो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टीज के साथ किन रिलेशंस में बाउंड कर सकता है। एजेंट बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को केवल तब जब वो एक्ट करता है अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए। तो एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, बहुत सारी चीज़ों को देखकर डिसाइड होती है कि जो एजेंट ने काम किया है वो उसके अथॉरिटी के अंदर है भी कि नहीं। इस बात से फ़र्क पड़ जाता है कि वो जो काम किया है वो अथॉरिटी के अंदर है कि नहीं, कि नेचर ऑफ एक्ट क्या है, बिजनेस क्या है जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, जो थिंग्स हैं वो इंसिडेंटल टू बिजनेस हैं भी कि नहीं, जो काम उसने किया है वो यूजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता भी है कि नहीं, और बिजनेस ट्रेड की कस्टम या यूसेजेस क्या हैं। इन सारी बातों को डिसाइड कर डिपेंड करता है कि जो काम उसने किया है वो अथॉरिटी के अंदर है या नहीं है। वैसे नेचर या एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी कुछ भी हो, उसमें हमेशा इंक्लूड करते हैं कुछ कामों की अथॉरिटी। जैसे कि जो भी काम लॉफुल है और बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है, जो भी काम जस्टिफाइड है व्यापार के ट्रेड और कस्टम के तहत, और इमरजेंसी में तो वो हर काम जो बिजनेस के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ से ज़रूरी है। जैसे कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति खुद का बिजनेस होता तो उसमें भी वही स्टेप्स उठाता, तो ये काम तो हमेशा वो कर ही सकता है। हर लॉफुल काम जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, बिजनेस को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ जस्टिफाइड है कस्टम्स और यूसेजेस से, और इसके अलावा इमरजेंसी में तो वो अपनी अथॉरिटी भी एक्सीड कर सकता है प्रिंसिपल को, लेकिन लॉस से प्रोटेक्ट करना उसका उद्देश्य होना चाहिए, और काम ऐसा हो जैसा पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने खुद के व्यापार में करता है। इस तरह से यदि हम देखें तो जो अथॉरिटी है वो दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं, एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अथॉरिटी, और एक इमरजेंसी में। अब बात आती है इन दोनों को पढ़ने की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कि एजेंट की अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होती है। तो एजेंट की अथॉरिटी होती है हर वो काम करने की जो लॉफुल है और जो कि ज़रूरी है जो एजेंसी का उसे बिजनेस सौंपा गया है उसे कंप्लीट करने के लिए। एजेंट के पास अथॉरिटी होती है कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस और हर वो लॉफुल काम जो कि यूजुअली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वहाँ किया ही जाता है। जैसे यदि ए को बी ने एम्प्लॉय किया और बी लंदन में रहता है, एम्प्लॉय इसलिए किया ताकि मुंबई में जो उसके डेटर्स हैं बी के, वो उनसे ए डेट रिकवर कर सके। अब जब ए को एम्प्लॉय किया बी ने मुंबई में अपने डेट रिकवर करने के लिए, यानी कि एजेंट रहेगा जो है वो मुंबई में और प्रिंसिपल लंदन में, तो कहने की बात ही नहीं है, ए अडॉप्ट कर सकता है हर लीगल प्रोसेस जो कि डेटर से डेट कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इवन वो उनसे पेमेंट लेके उन्हें वैलिड डिस्चार्ज भी दे सकता है, पेमेंट ना करने पर उन्हें सू भी कर सकता है। तो इसीलिए नॉर्मल सर्कमस्टांस में एजेंट के पास अथॉरिटी होती है हर वो काम करने के लिए बिजनेस में जो कि उसे अपना काम पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि ए ने बी को अपना एजेंट बनाया कैरी ऑन करने के लिए अपना बिजनेस शिप बिल्डर वाला। बी टिम्बर परचेज कर सकता है, रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, वर्कमैन हायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए ये काम तो ज़रूरी है। तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक एजेंट के पास अथॉरिटी होती है उसका जिक्र है। हालांकि एजेंट के पास अथॉरिटी होती है इवन इमरजेंसी में भी, और इमरजेंसी में तो हर वो काम करने की अथॉरिटी होती है जो प्रिंसिपल को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, और ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस होता तो वही स्टेप्स लेता। तो कहते हैं एजेंट के पास अथॉरिटी होती है इमरजेंसी में करने के लिए वो सारे काम जो कि ज़रूरी हैं प्रिंसिपल को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कोई व्यक्ति यदि अपना खुद का बिजनेस होता तो सिमिलर सर्कमस्टांस में वही काम करता। इसे हम बोलते हैं कभी कभी एजेंसी इन इमरजेंसी।
यानी कि बंदा एजेंट बन जाता है उन कामों के लिए भी इमरजेंसी में जिसके लिए एक्चुअली एजेंट नहीं भी था। लेकिन ऐसे काम वैलिड होने के लिए इमरजेंसी में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। पहली बात, एजेंट ऐसी पोजीशन में ना हो, उसके पास अपॉर्चुनिटी ना हो कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सकता हो रीजनेबल टाइम में, क्योंकि यदि उसके पास प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी है तो बेटर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके उससे डायरेक्शंस ले, ना कि अपनी मर्जी से काम करे। तो इसीलिए इमरजेंसी की सिचुएशन कहते ही उसे हैं कि उसके पास जो है मौका नहीं है, बातचीत नहीं कर पा रहा किसी कारण से। दूसरी बात, वाकई में एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी आ चुकी हो एजेंट को प्रॉम्प्टली एक्ट करने के लिए, यानी कि तुरंत एक्ट करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और एजेंट ने बोनाफिड यानी कि गुड फेथ में काम किया और प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम किया हो। प्लस एजेंट ने सारे रास्ते अपनाए हों जो मोस्ट रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल हैं ऐसे सर्कमस्टांस में काम को करने के। और एजेंट के पोजीशन में कुछ गुड्स हों जो प्रिंसिपल के हैं और सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे केस में फिर जो एजेंट जो भी रास्ता अपनाता है प्रिंसिपल उस रास्ते से बाउंड होता है। जैसे कि एजेंट फॉर सेल में हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट इज़ नेसेसरी। जैसे कि ए कंसाइन करता है कुछ गुड्स बी को कलकत्ता के लिए, डायरेक्शन देता है कि वो इमीडिएटली उन्हें सी को दे दे जाके कटक में। बी सेंड कर सकता है प्रोविजंस कलकत्ता में यदि वो जर्नी नहीं बियर कर सकते कटक तक बगैर स्पॉइल हुए। यदि उसे लगता है कि ये तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे तो कुछ वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो इससे बेहतर है कि वो उन्हें पहले ही बेच दे, और पहले ही बेच के जो पैसे मिलते हैं वे बचा ले, यदि परिस्थिति ऐसी है कि वो प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकता। तो ये तो बात रही एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी की। अब वर्ड आया सब एजेंट। नाम से ही पता चल रहा है एजेंट का एजेंट, सब एजेंट। वैसे तो एजेंसी के रेस्पेक्ट में एक नियम होता है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी आपके पास है किसी से मिली हुई वो आगे आप किसी और को नहीं सौंप सकते। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी आपको मिली है, तो आप आगे किसी और को कैसे सौंप सकते हो। यानी कि डेलीगेटी जो है, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। जिसे खुद ही दूसरे से मिली है वो आगे कैसे सौंप सकता है, क्योंकि वो तो खुद ही मालिक नहीं है। और सब एजेंसी का मतलब ही है एजेंट ने अपनी अथॉरिटी काम करने की दूसरे एजेंट को दे दी। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके तो खिलाफ ही है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक फिड्यूशरी कैरेक्टर का रिलेशनशिप है। ये आपसी कॉन्फिडेंस पर आधारित है जो प्रिंसिपल ने सौंपी है एजेंट को, इसीलिए तो वो फर्दर उसे आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। तो नियम तो यही होगा, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, यानी कि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ केसेस में वो वैलिड होता है। सब एजेंट कौन? सब एजेंट वो व्यक्ति है जो एम्प्लॉय किया गया है और एक्ट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो नॉर्मल नियम क्या कहेगा? नॉर्मल नियम तो ये कहेगा एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। एजेंट नहीं लॉफुली एम्प्लॉय कर सकता किसी और को परफॉर्म करने के लिए एक्ट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अंडरटेक किया है परफॉर्म करने के लिए जो उसने खुद, जब तक कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड ही ना बना देता हो, या फिर नेचर ऑफ एजेंसी ही ऐसी है कि सब एजेंट का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो यानी कि केवल कुछ विशेष सर्कमस्टांस में ही सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड होता है, नहीं तो सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होता। तो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, बेसिक रूल तो ये हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि ये वो केसेस हैं जहां सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये वो केसेस हैं जहां सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट वैलिड होगा यदि अपॉइंटमेंट की शर्तें ओरिजिनली ये बात कहती थी कि एजेंट तुम सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, या फिर उस तरह के व्यापार में कस्टम ऑफ ट्रेड ही ऐसा है वहाँ सब एजेंट अपॉइंट होते ही हैं, वहाँ सब एजेंट के बगैर काम ही नहीं होते। यदि ये दो केसेस हैं तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल है और सब एजेंट उसका एजेंट है। या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी अराइज हो जाए
कि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, वरना लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जब प्रिंसिपल ने कोई अथॉरिटी एजेंट को सौंपी है तो उसे वो खुद ही इस्तेमाल करनी चाहिए, पर कभी कभी वो अपनी अथॉरिटी किसी और को फर्दर दे देता है, किसी और को काम करने के लिए, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं सब एजेंट। प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट। यदि ऐसा है कि सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो ये माना जाएगा इसका प्रिंसिपल और ये माना जाएगा इसका एजेंट। तो यहां दो हिसाब बन गए, यानी कि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड इन एक्सेप्शनल केसेस में और सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वॉइड नॉर्मल केस में। तो यानी कि यहां पर हम दो केस पढ़ेंगे, एक केस सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड और एक केस सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। तो यहां पर हेडिंग बन सकती है रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। ये कहा जाता है कि ये हो गए प्रिंसिपल, ये हो गए एजेंट और ये हो गए सब एजेंट। यदि रेगुलरली अपॉइंट किया गया है तो प्रिंसिपल सब एजेंट के कामों से बाउंड होंगे, जैसे कि सब एजेंट प्रिंसिपल के ही एजेंट हो। लेकिन सब एजेंट ने यदि कुछ गड़बड़ करी तो प्रिंसिपल एजेंट को सू करेगा, और यदि सब एजेंट को अपनी कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह का झगड़ा है तो ऐसे केस में सब एजेंट भी एजेंट को ही सू करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इन दोनों के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। इसीलिए प्रिंसिपल भी एजेंट को सू करेगा इसकी गलती के लिए, जब तक कि ये कोई विलफुल नेगलेक्ट ना कर रहा हो उसके सामने। पर प्रिंसिपल इसके कामों से बाउंड होगा और अपने रेम्यूनरेशन वगैरह के लिए कोई झगड़ा है तो सब एजेंट एजेंट को सू करेगा। लेकिन यदि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट है सब एजेंट का, यदि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट है सब एजेंट का, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, सब एजेंट के कामों से प्रिंसिपल बाउंड ही नहीं होगा क्योंकि रेगुलर अपॉइंटमेंट है। एजेंट रहेगा पर्सनली लायबल, प्रिंसिपल को भी और सब एजेंट जिस थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर कर आया है उसे भी, क्योंकि उसकी नज़रों में तो ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है और ये थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल को सू करने का कोई अधिकार नहीं है, थर्ड पार्टी इसे सू करेगी, सब एजेंट भी इसे सू करेगा और प्रिंसिपल भी इसे ही सू करेगा। तो देखो क्या लिखा है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। यदि सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड है तो क्या जो प्रिंसिपल है, जहां तक थर्ड पर्सन की बात है, रिप्रेजेंट होता है सब एजेंट के कामों से और बाउंड भी होता है और रिस्पॉन्सिबल भी होता है उन कामों से, जैसे कि एजेंट ने ही ओरिजिनली प्रिंसिपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हो। लेकिन जवाबदेही जो है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल को सब एजेंटों के काम के लिए, क्योंकि सब एजेंट उसने तो अपॉइंट करा था। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल है अपने कामों के लिए एजेंट को, प्रिंसिपल को नहीं। हाँ, उन केसेस को छोड़कर जहां वो जानबूझकर ही कोई फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग कर रहा है। लेकिन यदि उसका अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी किया गया है, सही अपॉइंटमेंट नहीं है, वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है, जहां पर एजेंट ने बगैर अथॉरिटी के ही सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया है, तो जो एजेंट है वो प्रिंसिपल और एजेंट के रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल रहेगा पर्सनली, प्रिंसिपल को भी और थर्ड पर्सन को भी।
क्योंकि प्रिंसिपल ने तो इसे अथॉरिटी दी नहीं थी और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके बिहाफ पर, तो इसीलिए ये एजेंट ही प्रिंसिपल को भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबल रहेगा और थर्ड पार्टी को भी। प्रिंसिपल नहीं रिप्रेजेंट होगा, ना ही रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के कामों के लिए। सब एजेंट भी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो आंसरेबल होगा तो केवल एजेंट हो। तो यानी कि जहां पर एजेंट होता है प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, सब एजेंट होता है जहां पर प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, जहां पर सब एजेंट होता है प्रॉपर्ली अपॉइंटेड तो प्रिंसिपल उसके कामों से बाउंड होगा, इसीलिए थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल भी होगा, जैसे कि ओरिजिनली उसी का एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करके आया हो। लेकिन इम्प्रॉपर अथॉरिटी के केस में, इन केस जहां पर जो अपॉइंटमेंट है सब एजेंट का वो विदाउट अथॉरिटी हुआ है, तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं है सब एजेंट के कामों से, सब एजेंट भी बाउंड नहीं है प्रिंसिपल को जवाब देने के लिए। ये एजेंट है जो कि सब एजेंट का प्रिंसिपल माना जाएगा। फिर जहां पर सब एजेंट एक्ट करता है पहले प्रिंसिपल के नाम में, पहला प्रिंसिपल रेटिफाई कर सकता है, रेटिफाई कर दिया तो फिर बात ही अलग है। परंतु यदि सब एजेंट ने अपने नाम में या एजेंट के नाम में, जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी डेलीगेट करने की, काम किया है, तो प्रिंसिपल फिर ऐसे काम जो सब एजेंट के हैं वो रेटिफाई भी नहीं कर सकता। क्यों? जब थर्ड पार्टी को लगता है कि ये ही प्रिंसिपल है तो फिर ये तो रेटिफाई कर ही नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट थे वो थे सब एजेंसी के। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, लेकिन वो पढ़ेंगे अब हम अगले वीडियो में। थैंक यू।